आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम सी चीज से करते हैं, जो शायद इस वक्त भी किसी की जेब में हो, एक नोट। गांधी जी की तस्वीर तो सब देखते हैं, लेकिन कभी बाईं तरफ बने उन 4 शेरों के निशान पर गौर किया है? हाँ, वो अशोक स्तंभ। बिल्कुल। वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो एक कहानी है। और ये कहानी हमें सीधे 2300 साल पीछे ले जाती है, भारत के पहले महान साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य। अच्छा। ये उन शेरों की कहानी है जिन्हें सम्राट अशोक ने सारनाथ के स्तंभ पर बनवाया था। और ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार का, कह सकते हैं, प्रतिनिधित्व है। एक ऐसा विचार जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो चलिए आज इसी की गहरी पड़ताल करते हैं। हमारे सूत्र एनसीईआरटी की इतिहास की किताब से लिए गए हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य के दिमाग से निकला ये विशाल साम्राज्य कैसे काम करता था। उस दौर की राजधानी पाटलिपुत्र कैसी दिखती थी? और सबसे बढ़कर अशोक ने ऐसा क्या किया कि युद्ध में जीतने के बाद उन्होंने हमेशा के लिए हथियार डाल दिए। ये एक शासक के बदलने की कहानी है। ठीक है, तो इस विशाल साम्राज्य की नींव पर चलते हैं। हर बड़ी इमारत के पीछे एक मजबूत नींव होती है और एक बेहतरीन आर्किटेक्ट होता है। मौर्य साम्राज्य के मामले में ये कौन थे? देखिए, इस साम्राज्य की नींव रखी अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, आज से लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जी, लेकिन उनके पीछे जो दिमाग था, जो शक्ति थी, वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक अर्थशास्त्री थे, और उनके सारे विचार हमें उनकी किताब अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र का नाम सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ पैसे या अर्थव्यवस्था की बात होगी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है ना? अरे बहुत ज्यादा। ये एक तरह से उस जमाने का मैनुअल फॉर रूलिंग था। अच्छा, एक रूलिंग का मैनुअल। बिल्कुल, एक ब्लूप्रिंट था कि एक साम्राज्य को कैसे चलाना है, इसमें कर कैसे वसूलना है, व्यापार मार्गों को कैसे नियंत्रित करना है, एक जासूसी प्रणाली कैसे बनानी है। जासूसी प्रणाली भी? हाँ, और यहाँ तक कि दुश्मनों से कैसे निपटना है, सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। तो ये सिर्फ चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि चाणक्य की बौद्धिक शक्ति भी थी, जिसने इस साम्राज्य को खड़ा किया। और ये एक राजवंश था? जी, एक राजवंश। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जो हमारे सूत्रों में भी है। हम साम्राज्य और राज्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर इनमें एक बुनियादी फर्क है। मौर्य एक साम्राज्य था, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी अंतर है। देखिए, साम्राज्य जो होते हैं वो राज्यों से बहुत बड़े होते हैं। आकार में? हाँ, आकार में, विस्तार में। उनमें कई संस्कृतियां, कई भाषाएं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, इसलिए उन्हें चलाने का तरीका भी अलग होता है। सम्राटों को राजाओं से कई ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जाहिर है। उन्हें एक विशाल सेना रखनी पड़ती है, और इतने बड़े भूभाग से कर वसूलने के लिए हजारों अधिकारियों का एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। ये एक बहुत ही जटिल मशीनरी होती है। तो मौर्य इस जटिल मशीनरी को चलाते कैसे थे? क्या पूरे साम्राज्य पर एक ही तरह का शासन था, मतलब पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक एक ही नियम? नहीं, और यही उनकी शासन व्यवस्था की खूबी थी। उन्होंने वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं अपनाया। अच्छा। साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उन पर अलग अलग तरीकों से शासन किया जाता था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास का इलाका, यानी कैपिटल रीजन। जी, कैपिटल रीजन। इस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सीधा नियंत्रण मतलब यहाँ अधिकारी सीधे सम्राट को रिपोर्ट करते थे। वो किसानों, कारीगरों, व्यापारियों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। गांव के अधिकारियों को आदेश दिए जाते थे, और इन सब पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। जासूसों का जाल? हाँ, ये साम्राज्य का नर्व सेंटर था, जहां से कोई भी बात छिप नहीं सकती थी। और राजधानी से दूर के इलाकों का क्या, जैसे आज का पाकिस्तान या दक्षिण भारत? उन इलाकों को प्रांतों में बांटा गया था, जिनकी अपनी राजधानियां होती थीं, जैसे उत्तर पश्चिम में तक्षशिला या मध्य भारत में उज्जैन। अच्छा। यहाँ अक्सर शाही परिवार के राजकुमारों को गवर्नर यानी राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। केंद्र से नियम कानून तो जाते थे, लेकिन स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। मतलब लोकल कस्टम्स को इग्नोर नहीं किया जाता था? बिल्कुल नहीं। उन्हें पता था कि आप हर जगह एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते। चाल जंगल या ग्रामीण इलाके थे, उनका क्या होता था?
उन पर मौर्य शासकों का नियंत्रण थोड़ा कम था, लेकिन बहुत रणनीतिक था। रणनीतिक कैसे? वो सीधे तौर पर वहां के हर गांव को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वो उन सड़कों और नदियों पर अपना कब्जा रखते थे जो परिवहन और व्यापार के लिए जरूरी थीं। अच्छा, यानी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल। एकदम सही। उनका मकसद था कि इन रास्तों से जो भी संसाधन आ जा रहे हैं उन पर उनका नियंत्रण हो। संसाधनों की बात आई है तो कर व्यवस्था कैसी थी? जाहिर है इतने बड़े साम्राज्य का खर्च भी बहुत ज्यादा रहा होगा। हाँ, और यहाँ भी हमें दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, कर और नजराना। कर और नजराना। जी, कर यानी टैक्स जो नियमित रूप से और एक तय दर पर वसूला जाता था, वो अनिवार्य था। लेकिन नजराना, जिसे हम ट्रिब्यूट कह सकते हैं, ये दिलचस्प है। तो नजराने में किस तरह की चीजें दी जाती थीं? अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। जैसे उत्तर पश्चिम का इलाका कंबलों के लिए मशहूर था, तो वहां से नजराने में कंबल आते थे। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था, तो वहां से वो चीजें आती थी। और जो लोग जंगलों में रहते थे वो मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम जैसी चीजें नजराने के तौर पर देते थे। वाह, मतलब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था जो हर इलाके की खासियत का फायदा उठाता था। बिल्कुल। तो हमारे पास एक ऐसे साम्राज्य की तस्वीर है जो ताकत, रणनीति, जासूसी और एक बहुत ही व्यवस्थित टैक्स सिस्टम पर चलता था। अब जरा इस सिस्टम के केंद्र में बैठे व्यक्ति यानी सम्राट की दुनिया में झांकते हैं। हमारे पास एक चश्मदीद गवाह का ब्यौरा है। जी बिल्कुल। ये ब्यौरा हमें यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज से मिलता है। मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई साल रहे। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे लिखा, और वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये हमें सत्ता के वैभव और उसके साथ आने वाले डर दोनों की एक झलक देता है। तो एक बाहरी व्यक्ति की नजर से ये साम्राज्य कैसा दिखता था? क्या मेगस्थनीज चकित थे? मुझे लगता है वो चकित भी थे और शायद थोड़े डरे हुए भी। उनके लेखन में एक तरह का आश्चर्य, एक विस्मय झलकता है। वो लिखते हैं कि जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो एक भव्य जुलूस निकाला जाता था। जुलूस? हाँ, उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार होते थे, और कुछ अंगरक्षक तो पेड़ों को लेकर चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। प्रशिक्षित तोतों का झुंड? जी, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। ये तो कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये तो शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। हाँ, ये जनता पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए था, ये दिखाने के लिए कि उनका राजा कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा डर भी छिपा था। डर? सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। राजा आमतौर पर हथियारबंद महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। ये कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ इतनी शान शौकत और दूसरी तरफ इतना डर। बिल्कुल। मेगस्थनीज लिखते हैं कि सम्राट को डर था कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। उनके पास खाना चखने के लिए खास नौकर थे ताकि खाने में जहर ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। एक ही कमरे में नहीं सोते थे? ये दिखाता है कि सत्ता की कीमत क्या होती है। और जिस राजधानी से ये सब कुछ चलाया जा रहा था, यानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, वो शहर कैसा था? मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक विशाल और एक शानदार शहर था। वो सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि साम्राज्य के गौरव का प्रतीक था। इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी लकड़ी की दीवार थी जिसमें 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे। 570 बुर्ज! आप कल्पना कर सकती हैं कि ये कितना विशाल रहा होगा। जी, और शहर के ज्यादातर घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे जो 2 या 3 मंजिला होते थे। लेकिन राजा का महल भी लकड़ी का ही बना था, जिस पर पत्थर की नक्काशी से सजावट की गई थी। वाह! और ये बगीचों और पक्षियों के बसेरों से घिरा हुआ था। मतलब भव्यता और प्रकृति का एक सुंदर मेल। तो ये थी मौर्य सत्ता की तस्वीर। वैभव, ताकत, जटिल शासन व्यवस्था और एक अंतर्निहित डर। और फिर इसी राजवंश में एक ऐसा शासक आता है जो इस पूरी मशीनरी का मकसद ही बदल देता है। अशोक? चलिए अशोक की बात करते हैं, जिनकी कहानी कलिंग के युद्ध से एक नया मोड़ लेती है। अशोक इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक तो थे ही, लेकिन वो एक बहुत बड़े इनोवेटर भी थे। अच्छा, किस तरह से? वो इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना संदेश
अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया। शिलालेखों का? जी, ये उस जमाने के होर्डिंग्स या कह सकते हैं सरकारी ब्रॉडकास्ट की तरह थे। एक राजा अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचा रहा था, बिना किसी पुजारी या दरबारी के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और उनके ज्यादातर संदेश प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, जो आम लोगों की भाषा थी। बिल्कुल, यानी वो चाहते थे कि उनकी बात हर कोई समझे। लेकिन उनके संदेशों को इतना जरूरी बनाने वाली घटना थी कलिंग का युद्ध। कलिंग? हाँ, कलिंग यानी आज के तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम। ये एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए एक भयानक युद्ध लड़ा। मौर्य सेना विजयी हुई, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध में हुए हिंसा, खून खराबे और विनाश को देखकर अशोक का दिल दहल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसके लिए किसी दूसरे इतिहासकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अशोक ने खुद अपनी भावनाओं को, अपने पछतावा को पत्थर पर हमेशा के लिए लिखवा दिया है ना? हाँ, और ये उनके शिलालेखों में से सबसे मार्मिक है। वो खुद लिखते हैं, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे गहरा दुख हुआ। उन्होंने ये खुद लिखा है? जी, उन्होंने आगे लिखा, ये देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। अब मुझे लगता है कि धम्म के माध्यम से लोगों को जीतना बल से जीतने से कहीं बेहतर है। युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग करना, ये किसी भी शासक के लिए इतिहास में किसी भी दौर में एक अकल्पनीय कदम है। बिल्कुल। सवाल ये है कि उन्होंने युद्ध की जगह क्या रखा? ये धम्म क्या था? क्या ये सिर्फ एक नैतिक विचार था या एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है धम्म। अच्छा। लेकिन अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कोई कर्मकांड या बलि शामिल नहीं थे। ये बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित जरूर था, लेकिन ये मूल रूप से एक नैतिक संहिता थी, एक सामाजिक आचार संहिता, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। जी। अशोक मानते थे कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है, वैसे ही एक राजा का भी कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सही रास्ता दिखाए। तो ये सिर्फ एक नैतिक कोड नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक टूल भी था। मेरा मतलब, क्या युद्ध से साम्राज्य को चलाना बहुत महंगा और मुश्किल पड़ रहा था और धम्म उसे एक साथ जोड़े रखने का एक ज्यादा आसान और स्थायी तरीका था? बिल्कुल, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, विविधतापूर्ण था। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते थे। ऐसे में तलवार के जोर पर हमेशा एकता बनाए रखना संभव नहीं था। सही बात है। अशोक को उन समस्याओं की गहरी समझ थी जो साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर सकती थी। जैसे अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच टकराव, जानवरों की बलि पर होने वाले विवाद, परिवारों और पड़ोसियों के बीच के झगड़े भी। हाँ, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार, और जैसा आपने कहा, परिवारों और पड़ोसियों के बीच के छोटे छोटे झगड़े। तो यह एक तरह का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम था पूरे साम्राज्य के लिए। सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान, अहिंसा। एकदम सही। ये वो सार्वभौमिक मूल्य थे जो सबको एक साथ जोड़ सकते थे, चाहे वो बौद्ध हों, जैन हों या किसी और परंपरा को मानते हों। धम्म एक सामाजिक गोंद की तरह था। सॉफ्ट पावर? हाँ, सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। अशोक ने समझा कि लोगों के दिलों को जीतना जमीन जीतने से ज्यादा स्थायी होता है, और इस संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। उन्होंने क्या-क्या तरीके अपनाए? उन्होंने सबसे पहले धम्म महामत्त नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामत्त, जी। इनका काम था जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देना। फिर उन्होंने अपने संदेशों को चट्टानों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर खुदवाया ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। और जो पढ़ नहीं सकते थे, जिन जगहों पर लोग पढ़ नहीं सकते थे, वहां उनके अधिकारी इन संदेशों को पढ़कर सुनाते थे। ये एक तरह का मास कम्युनिकेशन अभियान था। और क्या ये अभियान सिर्फ भारत तक ही सीमित था? नहीं, और यही अशोक की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने अपने धम्म का संदेश भारत के बाहर भी भेजा। उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में अपने दूत भेजे। वाह! जो शांति और सह अस्तित्व का ये संदेश लेकर गए। इसके साथ साथ उन्होंने जन कल्याण के बहुत सारे काम किए। जैसे? उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की।
उन्होंने सड़कें बनवाई, जिनके किनारे छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो। उनके संदेशों का सार क्या था, अगर हमें कुछ पंक्तियों में समझना हो? उनके संदेश बहुत ही सरल और शक्तिशाली थे। जैसे उनका एक संदेश था, अपने धर्म की प्रशंसा करना या दूसरे के धर्म की अकारण निंदा करना दोनों ही गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। एक और संदेश था, लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन दासों और नौकरों के साथ नरमी बरतना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ये किसी भी अनुष्ठान से ज्यादा फलदायी है। यह बहुत ही मानवीय और व्यवहारिक दर्शन था। जी। तो हम अपनी जेब में रखे नोट पर बनी शेरों से शुरू हुए थे और एक ऐसे सम्राट तक पहुंचे जिसने 2200 साल पहले ही समझ लिया था कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि विचारों में होती है। सही बात है। सामाजिक जिम्मेदारी, धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा के बारे में उनके विचार, जो पत्थर पर लिखे गए थे, आज भी अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य उनके बाद ज्यादा समय तक नहीं चला और उसके पतन के बाद कई नए राज्य उभरे, लेकिन अशोक की विरासत, विशेष रूप से उनके धम्म की, हमेशा जीवित रही। यह नेतृत्व का एक ऐसा शक्तिशाली उदाहरण है जो आज भी दुनिया भर के नेताओं को प्रेरणा दे सकता है। जैसा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, अशोक के आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और हम उनसे अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि लगभग उसी दौर में, आज से 2400 साल पहले, जब अशोक अपनी प्रजा के लिए शांति और कल्याण के संदेश पत्थरों पर लिखवा रहे थे, चीन में सम्राट बाहरी दुनिया से खुद को बचाने और लोगों को बाहर रखने के लिए चीन की महान दीवार बनाना शुरू कर रहे थे। एक दिलचस्प तुलना है। एक शासक विचारों के पुल बना रहा था, दूसरा पत्थर की दीवारें। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतिहास में दीवारें बनाने वालों से ज्यादा पुल बनाने वाले होते, तो आज हमारी ये दुनिया कैसी होती।